इमरजेंसी को आज 50 वर्ष पूरे हो गए। भारतीय जनता पार्टी इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद हैं। सर, आज इमरजेंसी को 50 वर्ष पूरे हो गए। देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रहे हैं और संविधान हत्या दिवस के तौर पर आप लोग मना रहे हैं। निश्चित रूप में संविधान की हत्या शब्द भी थोड़ा छोटा पड़ता है। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली कांग्रेस, जिसने धारा अनुच्छेद 352 का की आंतरिक अशांति है देश में दुरुपयोग करके रात को 12 बजे के आसपास आधी रात को उसने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू करी और स्वयं से तय कर लिया कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायिक प्रकरण नहीं चल सकता और सारी चीज़ों में तमाम कानून बदल दिए, तमाम जजेस का ट्रांसफ़र कर दिया, तमाम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया, अखबार निकल नहीं सकते, समाचार का प्रकाशन नहीं हो सकता, सारी मशीनरी को अपने हाथ में ले लिया, वकीलों को बंद किया, पॉलिटिकल नेताओं को बंद किया। आज लालू जी कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं। जब ये बंद थे ना, जनसंघ के स्वयंसेवक इनकी सहायता करने पहुंचते थे जेल के अंदर, और तब इनकी पुत्री का जन्म हुआ था जिसका इन्होंने नाम रखा था मीसा। अब वो मीसा का जो इमरजेंसी का वो भाव था वो भूल गए, जो मीसा कानून था उसको भूल गए ये, और आज कांग्रेस से गलबैया मिला रहे हैं। ये संविधान विरोधी कांग्रेस है। इसकी मानसिकता का परिवर्तन आज 50 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो उज्बेकिस्तान का जो लुटेरा डाकू बाबर था, जो यहाँ का एक जिसको हम कहते हैं आतंकी, जिसको लुटेरा शासक था तैमूर लंगड़ा, उन्होंने इतने अत्याचार नहीं किए होंगे इस भारत वर्ष पे जितना इमरजेंसी के दौरान संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए यहाँ के नागरिकों को झूठे मामलों में 1 लाख लोगों को जेल में भेजा गया। कानून बना लिया कि किसी को गोली मार दो तो उसको एफआईआर नहीं हो सकती, ये उसको न्यायिक जो मुकदमा है नहीं चलाया जा सकता। इस प्रकार की कानून पास हुए। मैं समझता हूँ आज उसका एक तरीके से स्मरण कराने का तो दिन है ही है, उसके प्रति भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो इसका संकल्प लेने का दिन भी आज ये 25 जून है हमारे सामने। सर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज भी उसी मानसिकता के साथ। निश्चित रूप में उनकी मानसिकता ना होती तो आदरणीय राहुल जी, मनमोहन सिंह जी ने एक विधेयक पारित किया और वो उनसे बात करते नहीं आए, बाहर निकले, पत्रकार के बीच में ले जाके तड़ापड़ फाड़कर फेंक के उछाल कर चले गए। ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं, इनको संविधान पर विश्वास नहीं है। ये झूठी अफवाह फैलाने वालों का समूह बन के आ गए हैं। ये आरक्षण का विरोध करने की झूठी अफवाह उड़ाई थी भाजपा के बारे में, लोग जान गए। फिर संविधान की पुस्तक लेकर जब चले तो लोगों ने पूछा, अरे भाई संविधान तो तुम ही तोड़ने वाले लोग हो, संविधान को ना मानने वाले। आज तक देखें तो 90 सरकारों को कांग्रेस की सरकार जो केंद्र की थी उन्होंने बर्खास्त किया है। एक साथ ही 9 सरकारों को बर्खास्त कर दिया था जो जनता के द्वारा चुनी गई थी। आज ये कम्युनिस्ट चुप है। सबसे पहले केरला की इन्हीं की सरकार को भंग किया था, पंजाब की सरकार को भंग किया था, गुजरात की सरकार को इन्होंने भंग कर दिया जो जनता की चुनी हुई थी। आज इस संविधान की बात करते हैं। आज 11 साल का से ऊपर का शासन हो चुका है बीजेपी का, एनडीए का, एक भी सरकार भंग नहीं की है। तो ये सर, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आज के समय में अघोषित इमरजेंसी देश में है। हाँ, तभी वो बोल रहे हैं इतना, तभी वो बयान दे रहे हैं और वो पाकिस्तान में छप रहा है। कांग्रेस आज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पाकिस्तान में हो गई है क्योंकि वो भारत विरोधी बयान जो देते हैं पाकिस्तान उसको सबूत के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत करता है और कहते हैं कि आज यहाँ पर अघोषित इमरजेंसी है। अरे भाई, अघोषित इमरजेंसी होती ना तो आपने पारित किया था कि बगैर कुछ किए किसी को गोली मार दो, वो लिखा नहीं जाएगा। नहीं, यहाँ संविधान है, यहाँ आपकी बोली को भी परमिशन है, आपके इस प्रकार के आचरण पे भी आपको कुछ नहीं हो रहा है। यही तो लोकतंत्र है।
इससे हटकर एक सवाल है सर, उत्तर प्रदेश के इटावा का मामला है। कल जिस तरह से आपने देखा कि अखिलेश यादव ने सम्मानित भी किया और कथावाचक के साथ जो अभद्रता की गई उसको लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए का अपमान किया गया है और कथा जब सब सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते हैं, ये अखिलेश यादव द्वारा कहा जाए। मैं तो यही कहूँगा कि राजनीतिक दल और खासतौर से विपक्ष के लोग ये जाति विश्वमन करने से बचे। ये जो पॉइंट है ना, ये अगर अभी जो जांच होगी निकल कर आएगा, आपको पता चलेगा ये किसी ना तो यादव के प्रति किसी प्रकार का कोई दुराव है, या वो कथा वाचन नहीं कर सकते इसलिए अरे भाई कथा वाचन यदुवंशी योगी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखी गई गीता को पंडित जी वाचते हैं, कहाँ से विरोध है। और यादव और ब्राह्मण, ये केवल इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई कि यादव और ब्राह्मण में झगड़ा दिखाया जाए। यादव और ब्राह्मण झगड़ा कहाँ हो सकता है? यदुवंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यदुवंश की उत्पत्ति जब हुई, जब वो ययाति की जो पत्नी थी देवयानी, उनसे यदु उत्पन्न हुए। देवयानी ब्राह्मण ऋषि शुक्राचार्य जी की पुत्री थी, यानी एक ब्राह्मणी से यदु का जन्म हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो यादव और ब्राह्मण अलग कहाँ हो सकता है? भगवान परशुराम को जब सहस्त्रबाहु अपनी 1 लाख सेना लेकर उनका पीछा कर रहा था उन पर आक्रमण करने के लिए, तो भद्रसेन जो थे यदुवंश के थे, उन्होंने भगवान परशुराम जी को आश्रय दिया और वहाँ पर अपने यहाँ की स्त्री बच्चों को आगे कर दिया कि सहस्त्रबाहु उन पर आक्रमण ना कर पाया और सहस्त्रबाहु कुछ नहीं कर पाया। तो ये कृष्ण सुदामा के उसको ये भूल गए क्या? भगवान परशुराम के जो शिष्य थे वो थे, एक थे क्षत्रिय भीष्म पितामह, भगवान परशुराम के दूसरे जो शिष्य थे वो थे शूद्र कर्ण, और तीसरे थे ब्राह्मण द्रोणाचार्य। लेकिन भगवान परशुराम ने अपना दिव्य अस्त्र सुदर्शन था, वो किसी और को नहीं दिया, वो योगी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को दिया। तो ब्राह्मण और यादव को जो ये फैलाते हैं लोग, वैसे तो जाति होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ब्राह्मण और यादव में एक जो आंतरिक संबंध है उसको इस राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।